नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है आपको फ्री यूपीएससी की मेंटोरशिप गाइडेंस और वो सभी कंटेंट प्रोवाइड करना जो कि ज़रूरी है आपकी यूपीएससी की तैयारी में। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको यूपीएससी के पैटर्न, सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। तो गाइस, वी आर स्टार्टिंग विथ जीएस 2 पेपर ऑफ द यूपीएससी मेंस एग्जाम। ये पेपर 3 होता है मेंस एग्जाम का एंड इट इज मेनली कंसर्न्ड अबाउट दिस पेपर। सो दिस पेपर इज, ये जो हमारा पेपर है, इट इज जीएस 2 का पेपर है। इट इज मेनली कंसर्न्ड अबाउट 3 सेगमेंट्स, राइट। तो यदि हम जीएस 2 के पेपर को ब्रेक करना चाहें तो वी कैन ब्रेक इट अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस एंड सोशल इनइक्वालिटीज और सोशल जस्टिस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेपर 250 मार्क्स का होता है। These 250 marks can be divided in 3 major portions. Generally, it is found that international relations से on an average 70 to 90 marks के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से भी लगभग 70 to 90 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। एंड वैसे ही सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल जस्टिस से भी 70 to 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब हो सकता है जिस ईयर आप एग्जाम देने वाले हो या किसी भी ईयर, उस ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ बड़े बदलाव हों, जैसे कि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो, जैसे कि ब्रिक्स, यूनाइटेड नेशंस, आसियान, या फिर कोई बड़े स्तर पर वॉर चल रहा हो, जैसे कि फिलहाल हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर, इसराइल पैलेस्टीन का वॉर। तो यदि इस तरीके के वॉर हो रहे हैं तो हो सकता है कि इस पोर्शन से 100 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। उस सिचुएशन में इन दोनों पोर्शन से थोड़े कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपकी इंटरनल पॉलिटी में बड़े बदलाव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, आपका नेशनल लेवल पर कुछ वॉर्स हो, या समथिंग लाइक एनीथिंग व्हिच कंसर्न्स योर नेशनल पॉलिटी, ऐसे कुछ बड़े बदलाव हों तो हो सकता है इस पोर्शन से 100 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए। और उस सिचुएशन में इन दोनों पोर्शन से थोड़े कम मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह यदि सोशल इनइक्वालिटीज है, सोशल जस्टिस यानी कि रिलीजन के ऊपर, कास्ट, रेस डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे तरीके के यदि कोई बड़े केसेस होते हैं और कुछ बड़े लॉस लाए जाते हैं तो हो सकता है इस पोर्शन से 100 प्लस मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएं। एंड वैसे ही इन उस सिचुएशन में इन बाकी दो पोर्शन से थोड़े कम क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस इज हाउ जीएस 2 के पेपर को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। मैं लिख देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस ओवर हियर। अब बात करें यदि हम प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, राइट। पेपर 1 जो होता है आपका, इट इज अबाउट जीएस, और जो दूसरा पेपर होता है वो है सी सेट। सी सेट इज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। तो इस पेपर की बात करेंगे मेनली। तो दिस पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स। You might be aware of this. It contains 100 question. Each question is of 2 marks. तो ये दोस्तों, जो ये 100 क्वेश्चन होते हैं ना, these are divided into 9 to 10 question from various kinds of subjects. जैसे 9 to 10 from polity, 9 to 10 questions from current affairs, है ना, 9 to 10 questions from your history, right? तो यदि हम इसकी बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए ऑन एन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। बाकी ट्रेंड ये बताता है कि ये हमेशा ज़्यादा ही आते हैं। उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में एक एनालिसिस दिखाऊंगा, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस सेगमेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस सेगमेंट, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, राइट। तो इनमें से पहले हम क्या पढ़े, इनमें से पहले क्या पढ़े, पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर गवर्नेंस। ये जानने के लिए कि पहला मॉड्यूल कौन सा पढ़ना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों
है क्या, इन तीनों की मीनिंग क्या है, बेसिक क्या है, तभी हम जान पाएंगे कि पहले किस सेगमेंट को पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ताकि हम दूसरे सेगमेंट को और अच्छे से समझ पाएँ। तो दोस्तों, पॉलिटी इज़ मेनली एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, राइट? तो आपकी जो गवर्नमेंट होती है ना, इट इज़ अबाउट द फंक्शनिंग, अपॉइंटमेंट, द पीपल हु विल रन गवर्नमेंट, हु विल रन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गनाइजेशंस, इट इज़ अबाउट them, right? So it is the organized system of governments. It is the organized system of government. यदि कोई आपसे पूछे कि इंडियन पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो फ्रेंड्स, इट इज़ फर्स्टली गवर्नमेंट के बारे में हमें आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट के जो वेरियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नेशनल लेवल पर होती हैं, स्टेट लेवल पर होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, तो हमें पढ़ना क्या है? तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स पर है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज़ थिंग्स। सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट। अब यदि आपने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में समझते हैं, तो हर गवर्नमेंट एट ईच लेवल, गवर्नमेंट हैज 3 विंग्स। द फर्स्ट wing is legislative wing, which is responsible for making laws, right? The second wing is executive, which is responsible for implementing those rules, laws, and regulations made by the legislature. And then you have judiciary, which is responsible to ensure that the laws framed by the legislature are properly implemented. Those who don't follow, they are punished. So it is mainly about protecting the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी अभी हम जानेंगे। तो यदि हम बात करें सेंट्रल लेवल पर, यदि हम बात करें सेंट्रल लेवल पर, तो लेजिस्लेटिव आपका क्या है? इट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा, दीज टू हाउसेस मेनली। यदि हम बात करें आपके एग्जीक्यूटिव की, यदि हम बात करें एग्जीक्यूटिव की एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, तो इट इंक्लूड्स योर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट? जुडिशरी की बात करें, वैसे तो जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, बट हम बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। यदि हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट पर, तो लेजिस्लेचर क्या है? वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी किसी स्टेट में 2 हाउसेस भी होते हैं, जैसे हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो वहाँ पर जो दूसरा हाउस होता है, उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। एंड इस देखते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा एग्जीक्यूटिव क्या होता है एट द लेवल ऑफ स्टेट? तो इट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर, it includes governor, it includes ministers or the council of ministers of state level. And if we talk of judiciary, so we can say high court, right? It is the highest court at the state level. अब यदि बात हम करें लोकल गवर्नमेंट की, तो इसके जो ये विंग्स हैं, ये क्या होती हैं? तो एट द लोकल लेवल लेजिस्लेटिव इज, आपने सुना होगा जिला परिषद, राइट? ग्राम पंचायत। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो आपने सुने होंगे म्यूनिसिपल ऑफिसर्स होते हैं, सीईओज होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। और यदि हम जुडिशरी की बात करें, तो इट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, राइट? सेशन कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, ये आपने सुने ही होंगे। सो दिस इज पॉलिटी। पॉलिटी में हमें मेनली इन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, राइट? साथ ही हमें ये पढ़ना है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, राइट? इनमें कौन-कौन होगा, वो कैसे आएँगे, वो इलेक्ट होंगे या अपॉइंट होंगे? जैसे कि गवर्नमेंट में कुछ इलेक्टेड लीडर्स भी होते हैं, साथ ही ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जो कि अपॉइंटेड होते हैं। साथ ही पॉलिटी में हम ये भी जानेंगे कि इनकी पावर्स क्या हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इनका रिमूवल कैसे होगा। सो दिस इज़ मेनली पॉलिटी। बट
अब सवाल ये है कि ये सब डिसाइड कैसे होता है, बिकॉज हर कंट्री की पॉलिटी अलग है। अमेरिका में प्रेसिडेंट है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड। वैसे ही हर कंट्री की पॉलिटी अलग होती है, तो ये पता कैसे चलता है कि किस कंट्री की पॉलिटी में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने वाले लोग कौन होंगे, वो इलेक्ट कैसे होंगे, वो कंपोज कैसे होंगे, उनकी पावर्स और फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये सारी जानकारी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होती है कि पॉलिटी को पढ़ने के पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इन अ सिंपल टर्म इट इज जस्ट अ बुक अभी के लिए। बाद में हम इसकी डीप मीनिंग समझेंगे, एसेंस समझेंगे कि ये कैसे आया इसका कंसेप्ट। बट अभी के लिए इट इज जस्ट अ बुक विच कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ rules and regulations, right? Some sort of rules and regulations. Rights, उस कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं, क्लेम्स क्या है, साथ ही उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स क्या हैं, उसकी अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हम इन्हीं की बात तो पॉलिटी में कर रहे हैं ऊपर। दिस इज, यही तो पॉलिटी है, राइट। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ बुक विच कंटेन्स rules and regulation, rights and claims of citizens, and powers and authority of the government structures, institutions, and organization. It lays down the basic framework in which the state shall run. So this is the basic definition of constitution. अभी हम एक्सप्लेन में इसके बारे में जानेंगे, पर अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब जो पीसीजी का तीसरी तीसरा कंपोनेंट है, हमने पॉलिटी जान ली कि इट इज अबाउट द organized system of government, organized structure, their functions. Constitution is a book which tells you the rules and regulation and the composition of your polity. अब बात करें गवर्नेंस की। बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस का जो टर्म है, इट कम्स फ्रॉम गवर्नमेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है? हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम सो दोस्तों, गवर्नमेंट के मेनली दो फंक्शंस होते हैं। पहला, पॉलिसी मेकिंग। हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो जाकर पॉलिसी बनाते हैं, किसके लिए? हमारे लिए। जैसे कि कैसे टैक्स कलेक्ट होगा, फिर वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा, कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, लोगों को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेड कैसे कंडक्ट होगा, इन सभी के लिए कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। अब पूरी कंट्री के सारे सिटीजन्स को तो हम एक जगह बैठाकर पॉलिसी नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई वी चूज सम representatives who are part of the government and they frame policies on our behalf. सेकंड फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन सिंपली, देखिए, पॉलिसी बनाने से तो कुछ नहीं होगा, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट इट। तो उस इम्प्लीमेंटेशन का काम भी गवर्नमेंट ही करती है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन? गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट कैसे करेगी? आई I मीन mean, क्या प्रोसीजर अपनाएगी? कौन इन पॉलिसीज को बनाएगा? कैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा? कोई भी जो काम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो वही तो पॉलिटी है। सो गवर्नेंस इज एक्चुअली, गवर्नेंस दिस थिंग, इट इज composed of some elements of polity and some elements of constitution. इससे अभी तक आपको इन तीनों के ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि GS2 के जो वन ऑफ द मेन सेगमेंट है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का, इसमें से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें बताएगा कि हमारी पॉलिटी कैसी होगी, हमारा स्टेट कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, यहाँ के लोगों के राइट्स क्या होंगे, साथ ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे काम करेंगे। फिर हम जानेंगे पॉलिटी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया वो स्ट्रक्चर्स काम कैसे करेंगे, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे, पॉलिसी बनेगी कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, दैट इज गवर्नेंस। सो
In this order, we will study this. First polity and first constitution, second policy, and third governance in this order. Right. तो काफी हद तक यदि हम देखें तो ये दोनों सेगमेंट सिलेबस में जुड़े हुए हैं। दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि यदि हमें पॉलिटी समझनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस लेनी पड़ेगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताएगा किस बारे में? पॉलिटी के बारे में बताएगा। पॉलिटी की चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन से समझेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड सम एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी। सो ये सेगमेंट्स को हम एक साथ पढ़ते जाएंगे। बट लेट अस डू सम ट्रेंड एनालिसिस कि इस सब्जेक्ट की वेटेज क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज योर सिलेबस, इट इज द सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये GS2 का जो सिलेबस है उसका इंडियन पॉलिटी का हिस्सा है। सो मैंने लेफ्ट साइड में आप जो देख सकते हैं ये आपका यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है। दिस इज योर यूपीएससी ऑफिशियल सिलेबस। और राइट साइड में मैंने आपके सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया टॉपिक बाय टॉपिक कि पहले हम क्या पढ़ेंगे। सो शुरुआत हम जैसे कि करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कि कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कैसे आई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों को स्ट्रगल क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं, प्रियम्बल क्या है, सिटीजनशिप क्या है, जो यहाँ के लोगों को राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स वो क्या है। सो दिस इज हाउ वी विल मूव इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट। बट फर्स्ट लेट अस look at the trend analysis. Let me increase its size. So यदि हम मेंस की बात करें, दिस इज योर इंडियन पॉलिटी। सो दिस इज योर इंडियन पॉलिटी आउट ऑफ 250 मार्क्स। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे पिछले पेज में देखा था कि हम अपने GS2 के पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, देन PCG यानी कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, एंड थर्ड सेक्शन इज सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल जस्टिस। सो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस। ये 2013 में 80 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 87, फिर 100, 100, 100, 125, 115, 110, 115, 125। तो हम देख सकते हैं कि 2013 के बाद या फिर हम जैसे बोल सकते हैं मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इस सेक्शन से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स बढ़े हैं लगातार। सो दिस मेक्स इट इम्पोर्टेंट एज इट contains almost one third or even half पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेगमेंट से। लगभग GS2 का जो 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट 125 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस सेगमेंट से आते हैं। दिस मेक्स दिस सेगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूपीएससीज प्रिपरेशन। ओके, सो ये तो बात थी मेंस की। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवर टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पहले पेपर में, दे आर ऑफ 200 मार्क्स। तो यहाँ राइट साइड में आपका प्रीलिम्स का जो पेपर 1 होता है उसका सिलेबस देख सकते हैं। पहले वी हैव हियर वी हैव योर करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर सेगमेंट से लगभग 9 से 10 एवरेज क्वेश्चंस बनते हैं। एंड देन यू हैव इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी। इस सेगमेंट से इतने क्वेश्चंस लगभग हर साल आ रहे हैं। 2015 में 13 यानी कि 26 मार्क्स के क्वेश्चन, 2016 में 10 नंबर के क्वेश्चन, 2017 में 44 मार्क्स, फिर 24 मार्क्स, 26 मार्क्स, 36 मार्क्स, 34 मार्क्स, और 2022 में लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन। दिस गिव्स अस एन आइडिया कि लगभग 15 से लेकर 35 मार्क्स के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपके इस सेगमेंट से आते हैं। राइट? तो हो सकता है आपको लगे कि आउट ऑफ 200 मार्क्स दिस इज वेरी स्मॉल, बट थिंक ऑफ अ स्टूडेंट who gets just point just 1 or 2 marks less than the cutoff marks. यदि हम prelims के कट ऑफ का ट्रेंड देखें इन द लास्ट 10 years, तो इट इज बिटवीन
95 to 105. Now think of a student who gets 104.5 and the cutoff was 105. This makes you realize the importance of even one mark. So, and this segment is found to be very scoring because it is fixed. यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हुआ है, किसी प्रोविजन में कोई चेंज आया, तो वो वही है, राइट? इट इज नो इफ एंड बट, इट इज एन एक्चुअल आंसर, राइट? इफ राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल है, तो वो वही है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट? तो हमने समझा कि प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंस क्या है इस एग्जाम की, मेंस की क्या है। नाउ लेट्स talk a little bit about interview as well, which is the third step of your exam. See, interview is mainly your personality test, so it is found that almost 70% of the questions asked during the interview are from your personality, are directed towards your personality actually, right? बिकॉज आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट हो चुकी है प्रीलिम्स और मेंस में, तभी तो आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। सो द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट टू बी checked in an aspirant is your personality at the interview stage. So 70% of the questions are directed towards your personality. The rest 30% question are directed towards current events. हो सकता है जब आपका इंटरव्यू उस टाइम पर कुछ बड़े मुद्दे चल रहे हों, आपके लॉ से जुड़े, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े, उस सिचुएशन में हो सकता है कि इस सेगमेंट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। और अगर आप इनका जवाब दे पाते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा जा सकता है, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द सर्विस। शुरू के 10 से 15 साल आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगे और उसके बाद आप पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। सो आपकी जो ये नॉलेज है इस सेगमेंट की, यदि वो अच्छी है, तो इट गिव्स यू अ गुड इंप्रेशन इन द इंटरव्यू। सो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो जीएस2 की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम पहले पढ़ेंगे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस वाले सेगमेंट को। अभी तक यदि मैं आपको ब्रीफ करूं तो we are starting our preparation with GS2. It is divided in three main segments: international relations, polity, constitution and governance, and social inequalities or social justice. And that also we are starting with polity, constitution and governance. This is again divided into three main segments: polity, constitution and governance. After understanding the literal meaning or the basic idea of these three segments, it is found that first we need to understand constitution, then we will understand our polity, and then we will move towards governance. तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ना क्या है, राइट? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी जुडिशियल एग्जाम. आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मोर देन 400 प्लस आर्टिकल्स. ये सारे के सारे हमें पढ़ने की जरूरत तो है नहीं. तो यूपीएससी के नजरिए से कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना क्या जरूरी है, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट थिंग आल्सो, राइट? तो ऑन एनालिसिस मैं आपको ये एश्योरमेंट दिला सकता हूँ कि यूपीएससी के लिए आपको इस सेगमेंट में से कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 45 टू 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, जो कि मैं आपको वक्त वक्त पर बताते रहूंगा. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑलमोस्ट 20 टू 25 अमेंडमेंट्स. अब अमेंडमेंट्स होते क्या हैं? Amendments are basically changes or modification in the previous provision. चेंज क्या होता है? जो प्रीवियस प्रोविजन है या तो उसमें कुछ ऐड हो जाता है या तो उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाता है. लिटिल मॉडिफिकेशन, अभी हम इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लीगल प्रोविजन, इससे जुड़े हुए आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझेंगे. और इसके साथ ही हमें पढ़ने होंगे कुछ 15 टू 20 इंपॉर्टेंट केसेस. यदि आपने कभी सुने होंगे लाइक केशवानंदा भारती केस, बिरुवारी यूनियन केस, कुछ इस तरह के केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट लेकर आए, काफी बड़े चेंजेस लेकर आए. यूपीएससी में हमें इन चीजों के बारे में पढ़ना है. सो let me give you a basic understanding of what is our constitution, and then we will discuss कि हम अपने इस सेगमेंट की शुरुआत या रीडिंग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, नथिंग. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक की तरह है. कैसे? हर बुक के कुछ फीचर्स होते हैं, लाइक कवर पेज,
हर बुक का कवर पेज होता है जो एक अंडरस्टैंडिंग हमें देता है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। जैसे आपकी इंडियन पॉलिटी की बुक, तो उसके फ्रंट पेज पर इंडियन पॉलिटी लिखा होगा। हिस्ट्री की बुक है तो उसके पेज पर हिस्ट्री लिखा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, उस तरीके की या फिर कोई इमेज बनी होगी, दिस इज़ योर कवर पेज। सेकंड थिंग किसी बुक में क्या होती है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। द सेकंड थिंग इन एनी बुक इज़ ऑथर्स नोट। उस बुक का जो ऑथर है, वो बताता है आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक कि दिस बुक कंटेन्स व्हाट, इस बुक में है क्या, व्हाट आर द कंटेंट्स, व्हाट इज द आइडिया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक। देन यू हैव चैप्टर्स। हर बुक के जो कंटेंट्स होते हैं वो कुछ चैप्टर्स में डिवाइड होते हैं। हर चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं, राइट, कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, है ना। एंड देन एट लास्ट यू विल हैव ग्लॉसरी और रेफरेंसेस कि उस बुक का जो कंटेंट है वो कहाँ से उसके लिए रेफरेंस ली गई है। यदि कोई टर्म है जिनकी मीनिंग टफ है तो उसके लिए ग्लॉसरी कहाँ से ली गई है। नाउ लेट अस कंपेयर दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक कवर पेज है, बिल्कुल। You can check it on Google, otherwise I will pin an image here. If I don't, you can check it on Google that how is the cover page of our constitution. Then जो author's note है हमारी बुक का, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हम बोलते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है इसके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे, बट एज ऑफ now you can understand that it is like author's note. It tells you the feature of India as a state. किसके फीचर्स क्या है, ये सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर कंट्री है, इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये डेमोक्रेसी प्रमोट करती है, ये रिपब्लिक है, यानी यहाँ का हेड ऑफ स्टेट कोई मोनार्क नहीं है, कोई किंग नहीं है, बल्कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। उन प्रोसीजर्स के बारे में भी हम डीप में जानेंगे। तो यदि हमें किसी कंट्री के बारे में समझना होगा, उस कंट्री के फीचर्स क्या हैं, राइट, उस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ के लोगों को किन तरह के बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है, वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम प्रियम्बल। जैसे कि कोई भी ऑथर्स नोट बताता है कि उस बुक में कंटेंट क्या है, वैसे ही प्रियम्बल हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक आइडिया है, जो प्रिंसिपल्स ये प्रमोट करना चाहता है, जैसे इक्वालिटी के, लिबर्टी के, जस्टिस के, वो क्या क्या है, राइट। तीसरे नंबर पर बात करें चैप्टर्स की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेंट है इट इज डिवाइडेड इन पार्ट्स, राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब इसमें 22 पार्ट्स थे। हर पार्ट्स में कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ स्केड्यूल्स होंगे। जैसे कि पार्ट 1 की बात करें तो इट इंक्लूड्स आर्टिकल 1 टू 4। पार्ट 2 की बात करें तो इट इंक्लूड्स आर्टिकल 5 टू 11। देन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 22। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स हैं। See, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 schedules हैं, these are nothing, just these parts are just like chapters and these articles are like your topics, subtopics, schedules, right? तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट जो है वो ब्रेक है। यदि हम बात करें ग्लॉसरी की जो लास्ट है या रेफरेंसेस हैं, तो यू कैन राइट हियर एज सम अमेंडमेंट्स या फिर कुछ केसेस। अमेंडमेंट्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि चेंजेस, मॉडिफिकेशन इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि अब तक की हम बात करें तो अभी तक फिलहाल 100 प्लस चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, 100 प्लस अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, राइट। इट इज contains the rules and regulation for us as Indian citizens and provides some power and authority to the government of India, and at the same time ensure some lays down the basic principle of the Indian polity, या जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये कैरी आउट की जाएंगी हमारी कंट्री में। सो दिस वाज अ थिंग, बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस ये हमें मिला कब, ये हमने अडॉप्ट किया 26 ऑफ नवंबर
1949 1949 26 नवंबर को हमने इसके कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कर दिया और फुल्ली फंक्शनल तरीके से इसके प्रोविजंस लागू हुए 26 जैन 1950। बट इसके पहले इस बुक के लिए एक बड़ा स्ट्रगल फाइट किया गया। एक डिमांड थी बहुत टाइम से इंडियन लीडर्स की इंडिपेंडेंस के पहले कि हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो कि एक बड़ा स्ट्रगल था। सो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। आपने यदि सिलेबस में देखा होगा तो देयर इज रिटन अ टर्म कॉल्ड हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जिसका मतलब है कि हिस्ट्री क्या है इस डॉक्यूमेंट की, ये आए कहाँ से, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके फीचर्स क्या क्या है, राइट। तो यदि मैं आपको बता दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिस बॉडी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। अब इसने क्या प्रोसीजर अपनाया था, इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू रीडिंग द मेन कंटेंट ऑफ दिस बुक। तो how we are going to start? See, Constitution is a book which is created by legal experts, right? इस बुक को कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने बनाया है, तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड बुक। सो बिफोर वी स्टार्ट reading this book or understanding its contents for our prestigious civil service examination of the UPSC, we need to understand some basic concepts. बेसिक कंसेप्ट जैसे कि नेशन क्या होता है, जैसे कि स्टेट क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ स्टेट। स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, और किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है ये कुछ सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करती है। साथ ही देयर आर सम नॉन सिटीजन्स एज वेल, राइट। फिर टेरिटरी एक कंपोनेंट होता है स्टेट का, मतलब कोई भी स्टेट एज अ फोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी। इनके बारे में हम जानेंगे, और भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, सो दैट वी स्टार्ट विथ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट इजीली। फिर उसके बाद हम ऑन लेवल 1 वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स हिस्ट्री, कि इस बुक का इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट। इसे जिस बॉडी ने बनाया वो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे, उनके प्रोसीजर क्या थे, उनकी कंपोजिशन क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल जो आपने देखा होगा, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये क्या है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दिस बुक, यानी कि पार्ट 1 में जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, पार्ट 2 में क्या है, ऐसे करके पार्ट 22 तक, जिसमें से हम सिर्फ वही वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस सेगमेंट। तो यदि मैं समरी बताना चाहूँ आपको आज के लेक्चर की, तो वी मेड सम डिसीजंस रिगार्डिंग आवर सीरीज। हमने ये डिसाइड किया कि GS2 के तैयारी में देयर आर 3 मेन सेगमेंट्स। मैं इस स्ट्रक्चर को बार बार बताते रहूँगा ताकि आप इससे फेमिलियर बने रहें। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस, एंड देन वी हैव सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल जस्टिस। इसमें से भी पहले हम इस सेगमेंट को पढ़ेंगे, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। उसमें हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ना कि किसी जुडिशरी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर पॉलिटी, और फिर लास्ट में गवर्नेंस। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर ये रहा। पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, बिकॉज दीज ये जो टर्म्स हैं ये मोड़ मोड़ पर मिलेंगे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को पढ़ रहे हैं। दिस इज लाइक अ ग्लॉसरी विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बार बार इन टर्म्स की मीनिंग बताने से बेहतर है कि हम पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ लें। फिर इस बुक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा, इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसमें जो प्रोविजंस आए वो डेवलप कैसे हुए, इस डॉक्यूमेंट के लिए डिमांड कब आई, स्ट्रगल क्या रहा, किस लोगों ने इसे बनाया, उन्होंने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया, क्यों बनाया, ऑब्जेक्टिव क्या था,
प्रीएम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में आखिर कंटेंट्स क्या है. So this is how we are going to move towards our subject. This is how we are going to move towards our subject. So I hope you are clear with our agenda. हमारा एजेंडा है यूपीएससी को क्लियर करना, और इस जर्नी में आपकी हेल्प करेगा ड्रीम IAS Academy, which will provide you free mentorship, guidance for the prestigious civil service examination conducted by UPSC. Best of luck. Meet you in the next lecture.